प्रिय विद्यार्थियों, आज शेरशाह सूरी के प्रशासन का जो शेष बच गया था उस भाग पर चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी को उसके प्रशासन के लिए जाना जाता है। उनकी विजयों या अन्य जो उपलब्धियां थी उसी के समान उसकी प्रशासनिक जो उपलब्धियां थी वो भी कम नहीं थी। हम उसके प्रांतीय शासन, केंद्रीय प्रशासन, सरकार का शासन एवं प्रगणों का शासन, इन प्रकार गांव प्रशासन तक चर्चा की थी। आज है शेरशाह सूरी का वित्तीय भू राजस्व प्रशासन। देखिए, उस समय भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही होता था, जिसे लगान कहा जाता था। और शेरशाह के शासनकाल में जो व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें रैयत यानी खेत का मालिक किसान को ही माना गया था। राज्य का जो कर्मचारी था वह सीधा किसान से संपर्क करता था। लेकिन मुल्तान एक ऐसी जगह थी, उसके अंदर व्यवस्था दूसरी थी। वहाँ पर बटाई प्रथा थी। बटाई प्रथा मतलब जैसे साझी प्रथा होती है कि उसके अंदर एक भाग जो किसान भूमि जोतता था राज्य का होता था। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उन्होंने उदार रहने का के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान के खेत पर जो दर निर्धारित की जाए उस समय उदार रहना चाहिए, लेकिन फिर तय होने के बाद में भू राजस्व को कठोरता से वसूला जाना चाहिए। उसमें वो किसी प्रकार की रियायत नहीं देना चाहता था। भू राजस्व का जो निर्धारण किया था वो भी रे का मतलब होता है फसल दरों की सूची। फसल की जो विभिन्न प्रकार की होती हैं उनकी जो दर होती हैं उनकी एक सूची बनी हुई थी। उनके आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। शेरशाह सूरी कितनी भूमि किसान जोतता है इसके लिए बाकायदा एक पट्टा जारी करता था और उसमें भूमि का प्रकार, भूमि का नाप, ये सब चीजें होती थी, जिसे कबूलियत पत्र कहा जाता था। कबूलियत पत्र का मतलब किसान है उस चीज को स्वीकार करता था और जिसमें किसान का उत्तरदायित्व और लगान निश्चित दर के हिसाब से वो तय होते थे, उसमें लिखा हुआ होता था और उसके हिसाब से किसान को अपना भू राजस्व देना पड़ता था। संपूर्ण राज्य केवल मुल्तान को छोड़कर 1/3 भूभाग का राजस्व सरकार को जमा करवाना पड़ता था। यदि किसान के पास 3 बीघा जमीन है तो 1 बीघा जमीन में जो उपज है वो राजस्व के रूप में सरकार को देनी पड़ती थी। जबकि मुल्तान वह क्षेत्र ऐसा था जिसके अंदर फसल अच्छी नहीं होती थी, इसलिए वहां पर किसान को 1/4 हिस्सा लगान के रूप में देता था। लेकिन लगान के वसूल करने के जो खर्च थे वो वह अन्य जो खर्चे थे वो शेरशाह सूरी कहाँ से निकाले, इसके लिए भी उसने एक तरीका निकाल रखा था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व के रूप में 2.5% जरीब यानी सर्वेक्षण शुल्क और 5% महाशिलाना जो कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे उन पर जो खर्च होता था ये 2 कर देने पड़ते थे, यानी 7.5% अति कर। ये कर जो राजस्व संग्रहण करने, भूमि की माप जोख करने आदि पर जो खर्च होता था वो इससे निकाला जाता था। प्राकृतिक आपदा आ जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसे समय में शेरशाह 2.5 शेर प्रति बीघा का अतिरिक्त टैक्स लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं के समय पर ये किसानों को वितरित किया जाता था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण उसने कर दिया। सबसे ज्यादा अच्छी भूमि पर कर लेता था, उसके बाद मध्यम पर और फिर बाद में खराब। भू राजस्व नगद या अनाज दोनों रूप में किसान दे सकता था, ये किसान की मर्जी थी, लेकिन फिर भी नगद लेने पर अधिक बल दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज जो 39 अंगुल तथा 32 इंच तथा सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग किया। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से करसी व बंजर भूमि का नाप करवाया। लगान के लिए उसने 3 प्रणालियां
निर्धारित की। गल्ला बख्शी या बटाई, जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये मुल्तान में थी। नस, मुक्तई और कनकोत, ये लगभग राज्य में थी। और नकदी, जब्ती या जमाई, किसानों से जब्ती या जमाई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी, इसी को वो ज़्यादा पसंद करते थे। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रति वर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, ताकि एक जगह पर जम के अधिकारी जब सारी चीज़ों का उसे पता चल जाए तो वो भ्रष्टाचार करने लग जाता है। इसलिए उसने भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए ये कार्य उसने किया। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य के अंदर मुद्राओं का भी नवीन प्रयोग किए, नई मुद्राएं भी उन्होंने चलाई। उस समय 23 टकसालें थी। शेरशाह ने अपने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने और चांदी, तांबे के मानक सिक्के चलाए। जैसे शुद्ध चांदी का जो रुपया था वह 180 ग्रेन था, तांबे का दाम 360 ग्रेन का था। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1:64 का अंतर था, यानी एक चांदी के सिक्के के बराबर 64 दाम यानी तांबे के सिक्के होते हैं। उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया था, जो 175 ग्रेन का था। 175 ग्रेन का था। शेरशाह के का जो चलाया गया सिक्का था, ये ब्रिटिश काल तक चलता रहा। और ब्रिटिश काल में भी यह रुपया मुद्रामान का प्रमाण बना रहा। 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे चालू रखा गया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी व देवनागरी लिपि दोनों में अंकित था। नागरी लिपि प्रयोग करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। अब है शेरशाह सूरी के समय की कानून एवं न्याय व्यवस्था। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था, इसलिए उसने सुल्तान-ए-अदल की उपाधि धारण की थी और बुधवार के दिन वो स्वयं न्याय करता था। सहायता के लिए उसे मुंसिफ एवं मुंसिफान दिवानी मामलों का निर्णय करते थे और इनसे सलाह भी लेता था, जबकि फौजदारी मामलों के न्यायाधीश सिकदारान व सिकदारान ये होते थे। गांव के अंदर जो फैसले होते थे वो ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी, इसीलिए कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय बहुत कम भ्रष्टाचार था और कठोर न्याय व्यवस्था के होने के कारण अपराध कम होते थे। स्थानीय उत्तरदायित्वों के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था, वह अधिकारी वहाँ पर शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होती थी। ये भी मान के चलिए, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जो अधिकारी नियुक्त है, चोर लुटेरों या जो भी इस तरह की वारदात होती थी उसके प्रति वह जिम्मेदार था। और शेरशाह अगर लगातार इस तरह की घटनाएं उस राज्य में हो रही हैं, उस क्षेत्र में हो रही हैं, तो उनको वो दंडित भी कर दिया करता था। शेरशाह ने दान-ए-लंगर एक भोजनशाला भी बनाई, जिसमें गरीब व्यक्तियों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। शेरशाह के बारे में अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि एक बार अगर एक वर्द स्त्री अपने सिर पर आभूषणों की गठरी लेकर भी बाजार में निकल जाए तो भी वह सुरक्षित थी, उनसे ये आभूषण लूटने वाला कोई नहीं था। इस तरह लुटेरों व डाकुओं में खूब था। शेरशाह सूरी की जो सैनिक व्यवस्था थी वह अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने व घोड़े दागने की प्रथा पर आधारित थी और ये प्रथा उसने पुनः शुरू की थी। सैनिकों को वह नगद वेतन देता था, अधिकारियों को जागीर दी जाती थी और डाक चौकी व गुप्तचर विभाग को उसने दुरुस्त किया था, जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। दरोगा या डाक चौकी के अधीन ये दोनों विभाग काम करते थे। शेरशाह सूरी व्यापार पर बहुत महत्व देता था और वह मानता था कि व्यापार से राज्य में आर्थिक समृद्धि आती है, इसलिए उसने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया और 4 सड़कें उनकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है बंगाल से सोनार गांव की, जिसे आज ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है।
ये बहुत लंबी रोड थी, इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। महत्वपूर्ण व्यापारिक सड़क ये मानी गई है। दूसरी आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती थी। और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। शेरशाह ने इन सड़क मार्गों पर व्यापारियों व यात्रियों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए 1700 सरायों का निर्माण करवाया। यहाँ पर घोड़ों के लिए चारा व अन्न मिलता था और यात्रियों के लिए रहने के लिए जल पानी आदि की व्यवस्था होती थी। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। कानूनगों ने कहा है कि ये साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां इन सड़कों को कहा है। जैसे धमनियों में रक्त दौड़ता रहता है, शरीर का संतुलन बना रहता है, इसी तरह उनके व्यापार वाणिज्य व समृद्धि के कारण इन सड़कों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कानूनगों ने कहा है। शेरशाह ने स्थापत्य कला पर भी जोर दिया। सासाराम में अपना मकबरा बनाया। ये मकबरा चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। कनिघम ने तो कहा है कि यह ताजमहल से भी सुंदर है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में झेलम नदी पर उसने रोहतासगढ़ नामक एक किला भी बनवाया था। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए बनाया था। दिल्ली में एक पुराना किला बनवाया था। शेरशाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम है, लेकिन उसकी आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रभावित है, यानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का ये समन्वय है। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमता व अनुभव में वह दूसरा हैदर था, यानी हैदर अली। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में दिल्ली में पुराने किले के अंदर करवाया था। और यहीं पर एक शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह प्रत्येक प्रांत जिले मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटाकर केवल 2 ही चुंगियां लगाई थी। एक राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश करते समय और दूसरी उसकी बिक्री के समय। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था उसने की थी। उसी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंद में पद्मावत की रचना की थी, जो लगभग 1540 की ईस्वी की रचना मानी जाती है। तो ये था शेरशाह सूरी का प्रशासन। धन्यवाद।